हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का हमारा क्लास नंबर 9 होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि सभी प्रश्न हमारे घटना चक्र से चल रहे हैं और टारगेट है यूपी ट्रिपल एस सी पैक 2026 को लेकर के चल रहे हैं। और आज का टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और जैसे कि मैं बताया कि सभी ये यूपी ट्रिपल एस सी पेड के द्वारा जो भी मैं प्रश्न यहाँ पे करवा रही हूँ ये सभी 2026 के लिए होने वाले दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि कौन कौन सा टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय इतिहास से जो कंप्लीट हो चुका है, और ध्यान रखिएगा आगे मैं क्या करवा चुकी हूँ, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करवा चुके हैं, भूगोल भी हो चुका है। और ध्यान रखिएगा आज हमारा टॉपिक होने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। चैनल पे नए हैं इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मनोबल जरूर बढ़ेगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्नों को, ठीक है। देखिए पहला हमारा इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। पहला कह रहा है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्यान रखिएगा उसका उद्देश्य क्या रहा था, तो तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास रहा था उसका उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना का। और ध्यान रखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो इसकी अवधि 2007 से लेकर 2012 रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, और इस योजना में सर्वाधिक जोर तीव्र और ज्यादा समावेशी वृद्धि पर दिया गया था, ठीक है। और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई कब, तो 1 जनवरी 2015 को। यानी कि योजना आयोग का नया नाम क्या है, नीति आयोग है। और इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा योजना आयोग की 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और इसमें आप ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रेजेंट में 2026 में योजना आयोग यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अगला है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना 1947 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय की स्तर क्या थी, तो 20,000 रुपए थी। आपको ये ध्यान रखना है, वार्षिक पारिवारिक आय। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसके बारे में ध्यान देते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना के संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना। और वह बहुत सफल रहा किसमें, तो 7वां में बहुत सफल रहा, ठीक है। अगला है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया, तो रोलिंग प्लान आया था ध्यान रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना में अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी, तो अंतिम दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ओके, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। किस योजना को गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं। अगला है कि किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, तो नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है कि किस योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा योजना आयोग के इसमें पूछ रहा है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि स्थिरता के साथ विकास ये उद्देश्य रखा गया था और किस पंचवर्षीय योजना में, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति से संबंधित यहाँ पे हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला, तो ये चला 1967 से लेकर के 1990 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं, तो एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया, तो पंजाब राज्य को पहला चुना गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। ध्यान रखिएगा यह सभी थे, यानी कि रासायनिक उर्वरक भी था और सिंचाई भी था और उपज देने वाली क्या थी, बीज भी थे इसमें, यानी कि सभी के सभी शामिल थे। अगला हमारा दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि 2017 से 18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था, तो दुनिया का सबसे दूध उत्पादक ध्यान रखिएगा देश हमारा भारत था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जानते हैं। अगला, भारत में दुग्ध क्रांति का चरण 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषण किया गया, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर ये हो जाएगा यूरोपीय संघ में, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, यानी कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण और सुधार से संबंधित प्रश्न। बिटकॉइन क्या है पूछा गया, ध्यान रखिएगा ये डिजिटल मुद्रा का एक रूप होता है बिटकॉइन। अगला है कि अवमूल्य का अर्थ क्या है, तो अवमूल्यन का अर्थ ध्यान रखिएगा होता है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, यानी कि मुद्रा आपूर्ति के मापन में। चलिए तो सबसे पहले हम सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं, आरबीआई द्वारा नियुक्त दूसरे कार्यकारी समूह द्वारा 1977 में प्रदत्त रिपोर्ट के अनुसार मुद्रा
पूर्ति के संदर्भ में 4 समुच्चय स्वीकार किए गए थे। चारों कौन कौन से थे? तो पहला M1 था जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मांग और प्लस RBI के पास अन्य जमा। M2 था M1 प्लस पोस्ट ऑफिस का बचत। M3 था M1 प्लस जनता के बैंकों के पास सर्वाधिक जमाएं। M4 था M3 डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना हुई? तो नई पूंजीगत पर अनुमानित प्राप्ति की बात। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्नलिखित पर क्या करना है? विचार करना है। तो देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा डी करेक्ट रहेंगे, पहला, दूसरा यानी कि तीसरा, तीनों सही है। यानी कि यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है, ये भी है। और यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ओके, आइए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बैंक दर का अर्थ कहते हैं कि बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज होता है। अगला है कि जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम रेपो दर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब नगद आरक्षित अनुपात RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह क्या होता है? अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति में कमी लाता है। अगला, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो वर्धित SLR नहीं, बाकी सभी घटी हुई CRR है और ब्याज दर की भी नियमता भी है, नई पीढ़ी की बैंक भी है। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 यानी कि 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ध्यान रखिएगा, ये की गई थी, बी करेक्ट हो जाएगा, RBI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो RBI के द्वारा बनाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? ध्यान रखिएगा, चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात के अंतर्गत आता है। अगला, कि निम्नलिखित में से कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? तो वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंकों के और राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? देखिएगा, विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, बाकी सभी देना बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण किए गए थे। अगला है कि किस वर्ष भारत ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? तो वर्ष 1969 में, ध्यान रखिएगा। अगला है कि 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो टोटल उसके अंतर्गत 14 बैंक थे, जो 14 का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला है कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? दूसरे, ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा 6 बैंकों का उसमें किया गया, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो बैंकिंग कंपनियों के द्वारा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि भारत का निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की? यानी कि ऐसा कौन सा बैंक है जो इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को पेश किया पहली बार? तो ICICI बैंक के द्वारा सबसे पहले इंटरनेट सेवाएं प्रदान की गई। अगला, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो फेडरल बैंक लिमिटेड ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, बाकी इलाहाबाद बैंक, UK बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला, कि भारत में सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि SBI। ठीक है, ओके, और ध्यान रखिएगा जो SBI बैंक है इसे सबसे बड़ा बैंक माना जाता है और आपको पता होगा कि अधिकतर लोग इसे बिजनेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो CBD बैंक हमारा ये वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि HSBC भी आता है, ICICI बैंक भी आता है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI भी आता है वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं को एक छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई, उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्वावलंबन दर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया? तो मिबोर में, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार सेवाएं योजना तैयार करता है? ग्रामीण उधार योजनाएं तैयार करता है, ध्यान रखिएगा, NABARD के द्वारा किया जाता है। अगला है कि 1981 के अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्माण की मंजूरी दी गई थी, तो अधिनियम 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NABARD का विस्तृत रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। अगला है NABARD की स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न इसमें है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय शीर्ष संस्था कौन सी है? तो NABARD है। अगला क्वेश्चन है कि आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था कब? तो 1982 में। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय बैंक नहीं हो उसे वो कौन सा राज्य है? तो वो हमारा सिक्किम है। ठीक है, बैंक उस समय नहीं था, ठीक है, जहाँ पे क्षेत्रीय बैंक नहीं था, सिक्किम में। अगला, वो कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो
भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई, यानी कि बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बैंकों और उसके उद्देश्य का संयोजन सही है। ध्यान रखिएगा, ए सिर्फ सही, यानी कि आरआरबी का कार्य होता है कृषि अर्थ प्रबंधन से। ठीक है, आइए अगला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो आरबीआई का गठन यानी कि 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाया। तो मास्टर कार्ड पर लगा दिया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुसार को घटा दे तो शाख सृजन पर क्या असर होगा। तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, शाख सृजन बढ़ जाएगा अगर कोषानुपात घट जाता है तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। अगला है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक कथन सही हो जाएगा, यानी कि बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी होता है लोकपाल। ध्यान रखिएगा, जो ग्राहकों की शिकायतों का क्या करता है लोकपाल, सुनता है, समाधान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन लॉन्च की। ध्यान रखिएगा, माइक्रोपेथियो, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अगला है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय। अगला है कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबोधित करता है। तो औद्योगिकरण को संबोधित करता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आरक्षित थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 1991 आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया। यानी कि ये सभी आर्थिक नीति की असफलता में, विदेशी मुद्रा भंडार में, भारतीय रुपये मूल्यह्रास में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1991 की नई नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो भुगतान संतुलन का समायोजन ये इसका हिस्सा नहीं होता है आर्थिक नीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है। तो जीवी रामकृष्ण, ये ध्यान रखिएगा, विनिवेश आयोग से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो इसे एलपीजी के रूप में जाना जाता है। अगला है केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये उत्पादन शुल्क से पता होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि जीएसटी से सबसे अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है कि नवंबर 2018 के अंत में भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा था। तो 7.17 लाख करोड़ रहा था दोस्तों। ओके, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है। तो ब्याज का भुगतान है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान रहा। तो चौथा रहा है। अगला है कि निम्न में से कौन भारत का थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक वस्तुएं हैं, ईंधन बिजली है और विनियमित उत्पादन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र नियोक्ता है। अगला क्वेश्चन है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्राथमिक से संबंध रखती हैं। अगला है कि भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर श्रेणी में है। तो ध्यान रखिएगा, सेवा कर या अप्रत्यक्ष श्रेणी में आता है। अगला भारत में आय कर को क्या कहा जाता है। तो इसे हम प्रत्यक्ष और प्रगामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। तो राजस्व व्यय का उदाहरण एक प्रिंटर की मरम्मत है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल क्या नहीं है। तो रक्षा नहीं है, बाकी आर्थिक सेवा, सामाजिक सामुदायिक सेवाएं और राज्य के लिए अनुदान शामिल है। अगला है कि घाटे की वित्त व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है। अगला की वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति, वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति अधिक हो जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति का नाम लेते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला कि सकल घरेलू बचत में कौन सा प्रमुख योगदान है। तो परिवार का होता है। अगला है कि एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना के तहत, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों के व्यवसाय को कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। तो 50% मिलती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधारों से संबंधित क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। टॉपिक दिया है वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार से संबंधित प्रश्न, यानी कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्वेश्चन आगे बोला है कि भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस कार्यक्रम को ऑप्शनल विकल्प जगह एग्री उड़ान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 25 सितंबर 2014 में शुरुआत की गई थी मेक इन इंडिया की। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा देखिए वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी नामक एक नई व्यवस्था
के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? ध्यान रखिएगा 28% है। नेक्स्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर के कितने घटकों में विभाजित किया गया? तो जीएसटी को ध्यान रखिएगा टोटल 3 भागों में विभाजित किया गया है। ओके, अगला है कि वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई को कब पेश किया गया था, यानी कि 1 जुलाई किस वर्ष में पेश किया गया था? इसे जीएसटी को 2017 में पेश किया गया था भारत में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि यह सुनिश्चित कराने के लिए कि जीएसटी लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 में सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? ध्यान रखिएगा सी करेक्ट जाएगा, ये सीसीआई के द्वारा किया जाता है, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। अगला इसमें क्वेश्चन देखिए क्या दिया, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला हमारा अर्थव्यवस्था की विविध से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले, यानी कि सब इसमें मिक्स होगा अर्थव्यवस्था के प्रश्न। क्वेश्चन है कि 2019 से 20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की थी? तो ध्यान रखिएगा 60,000 करोड़ है ये। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया है? तो ये सभी भारत सरकार के द्वारा ग्रामीणों के विकास के लिए शुरू किया गया, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी भी और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी। अगला है कि प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वित के लिए अनुमोदित किया गया है? देखिएगा 17-18 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो केंद्र सरकार के द्वारा 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करता है? तो पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजक के जनक है? तो भारतीय आर्थिक नियोजक के जनक एम विश्वैया है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि फेमा का पूरी रूप क्या है? तो इसका पूरी रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दोस्तों। अगला है कि भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये कांडला यानी कि गुजरात में है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत सरकार ने आम लोगों के लिए बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है? तो किसान विकास पत्र को पुनः शुरू किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक प्रदान करने के लिए में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई है। अगला है कि किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांव में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचों का विकास करने के लिए जिम्मेदार लेगा? तो संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत लिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है कि 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को नीति देना। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी शामिल हैं, यानी कि अंतरिक्ष सहायक एवं राष्ट्रीय मिशन नहीं शामिल है, बाकी सभी शामिल हैं, आपको ध्यान रखना है। यानी कि अमृत या कायाकल्प शहरी परिवर्तन भी, और ध्यान रखिएगा 100 स्मार्ट सिटी मिशन भी, ओके, और हृदय राष्ट्रीय विकास और उन्नति योजना भी। अगला दी गई जानकारी के अनुसार किस मिशन की पहचान करें, ठीक है। यानी केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजाति समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए योजना की घोषणा की थी। तो आपको ध्यान रखिएगा जनजाति के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का घोषणा किया गया था, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। अगला है कि स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थानों पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार कितने से अधिक हो? तो 25 करोड़ से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ है? तो ये अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जाए? तो अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? यानी कि ई रकम प्लेटफॉर्म से क्या संबंध है, सीधा सीधा पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 1 अगस्त 2017 को किसानों को कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया, उसका नाम क्या है? ई रकम, ठीक है। अगला है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि SHC से भारत के किसानों और उनके खेत के मिट्टी को मानदंडों की जानकारी मिलेगी। तो 12 मानदंडों की जानकारी मिलेगी। अगला है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कितना बीमा योजना शुरू की गई है? किसके लिए बीमा योजना शुरू की गई है? तो फसल बीमा योजना शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कैसी बीमा योजना शुरू की गई? तो फसल के लिए बीमा योजना शुरू की गई। अगला भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का प्रतिशत संरक्षित करना है। तो ध्यान रखिएगा उसका 50%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
देखिए अगला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया है, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष लागू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड आपको ध्यान रखना है केसीसी लागू किया गया था 1998 से लेकर 1999 में। ठीक है, अगला है कि सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? तो ये नाबार्ड के द्वारा। बाकी सभी जैसे कि व्यापारिक बैंकों से ले सकते हैं आप, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ले सकते हैं और सहकारिता बैंकों के द्वारा ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है कि कृषि और किसान कल्याण और किसने 2 सरकारी कार्यक्रमों पीएमएफबीवाई और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तकनीकी सहायता प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यूएनडीपी के द्वारा। ध्यान रखिएगा। अगला है कि देखिए एक सेकेंड, हाँ, अगला है कि निम्नलिखित में से किसी प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न की योजना चलाई गई? तो आपको ध्यान रखना है प्राथमिक शिक्षा और सार्वभौमिकरण करना, ठीक है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन यानी कार्यक्रम के मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्य भोजन के पकाने, परोसने और भोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? दैनिक करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला कि मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों को कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए जन सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था? तो ये कस्तूरबा गांधी के जन्म पर। ध्यान रखिएगा कस्तूरबा गांधी कौन है? गांधी जी की पत्नी है। अगला है कि नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्नलिखित में से किसके लिए लागू की गई थी? ध्यान रखना है तीसरा और पांचवा। तो ध्यान रखिएगा प्याज और आलू के लिए। अगला उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई थी? तो भारत गौरव योजना उसका नाम था। अगला है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था? तो ये बीजापुर में हुआ था दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो पुनर्वास प्रावधान नहीं है, प्रावधान इसका नहीं है पुनर्वास का। अगला निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। ध्यान रखिएगा। अगला है कि झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो राजीव आवास योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका विशेष रोजगार योजना यानी कि AVRY के अंतर्गत समांतर श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता कितनी धनराशि है? धन के 25% और 7,500 रुपये है। अगला है कि अमेरिका विशेषकर रोजगार के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितनी से कम नहीं होनी चाहिए? तो 50,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश के हर व्यक्ति के उनके घरेलू परिसरों या उनके घर में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो ये 70 आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि SGSY का पूरी रूप क्या होता है? ध्यान रखिएगा इसका पूरी रूप स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवर बनाने के लिए, ठीक है, मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये पूरा के द्वारा ऑप्शनल में करेक्ट हो जाएगा। अगला है केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि धुआं मुक्त योजना, यानी कि इसमें LPG आपको दिया गया था, आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, ताकि महिलाओं को चूल्हे पे खाना न बनाना पड़े, धुआं मुक्त। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां हाई स्कूल पास हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए एक मुश्त राशि दी जाती है। ध्यान रखिएगा 30,000। तो ध्यान रखिएगा 30,000 दिया जाता है। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या फिर नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, इसका राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात कितना है? तो B और D दोनों, यानी कि 75 और 25 और 90 और 100 दोनों है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संघटक के मामले केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निर्धारीकरण का अनुपात कितना है? तो 75 से 25%, 75:25 है। अगला है कि 7 सितंबर 2005 को भारत और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम मजदूरी देकर उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। तो प्रतिदिन ध्यान रखिएगा प्रतिदिन रोजगार देकर 100 दिनों का इसमें रोजगार उपलब्ध कराना है। अगला है कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? ध्यान रखिएगा तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की? नारी को नमन हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है।
अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन की विभिन्न चरणों के सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है? तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि बोल्ड यानी कि बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो राजस्थान में शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन योजना से संबंधित है? पूरा योजना से पूछ रहा है, तो पूरा योजना से ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं प्रदान करना है, पूरा योजना का ये काम है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचारों का एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो यूपी ऐसी योजना बना रही है। अगला है कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय उपभोग के स्तर पर आधारित है वो क्या कहलाती है? तो गरीबी की रेखा कहलाती है। अगला, निर्धनता का दुष्चक्र अवधारणा संबंधित है किससे? तो नरक से संबंधित है। अगला है, कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करने के लिए इसे प्राप्त करने की सूत्र की देखरेख करती है? ध्यान रखिएगा, एस तेंदुलकर समिति करती है। अगला है कि हाल ही में सरकार की प्रस्तुत की गई रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा? तो 32 रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। अगला, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं और बुजुर्गों विकलांगों लोगों के लिए पेंशन में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो NSAP के तहत, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट। अगला है कि सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें क्या सम्मिलित होती है? पूंजी खपत का भत्ता शामिल होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन में स्टार दिया हुआ यानी कुछ न कुछ ऑप्शन देने में आयोग से मिस्टेक हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? ध्यान रखिए, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आय की गणना की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के लोकपाल की अधिकतम आयु कितने से कितने की? अधिकतम 65 से 70 साल की गई है। अगला है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा है कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? 1.72 लाख रुपए। अगला है कि बेहतर संतुलन विकास के लिए कुछ प्रभाव को लक्षित किया था जिससे कुछ राज्यों के विशेष श्रेणी वाले राज्य हैं, उनका क्या करना है? कौन राज्य किससे संबंधित है पूछा है इसमें। देखिए, डायरेक्ट हम आंसर की तरफ इसमें देखते हैं, तो देखिए इसमें बी हमारा राइट आंसर है, यानी कि 2, 4 और 5 है इसमें से। ध्यान रखिएगा, विशेष श्रेणी वाले राज्य की अवधारणा पहली बार 1969 में हुई थी। वित्त आयोग ने इसे पेश किया था। प्रारंभ में 3 राज्य थे, पहले असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर थे, ठीक। फिर बाद में ध्यान रखिएगा, बाद में इसमें 8 राज्य और शामिल हुए, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड 31 अक्टूबर 2019 कश्मीर का पुनर्गठन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख निर्मित किए गए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष में 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 4.7% की वृद्धि हुई थी। अगला है कि राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? तो जिसे हम NNPFC कहते हैं, ध्यान रखना। अगला है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक आता है, यानी कि टर्सरी में आता है। नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 कृषि और संबंध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ? तो 15.87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी में ग्रामीण सड़क विकास अगला क्वेश्चन है कि यूपी में ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? तो खनन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य 2022 तक भारत की कृषि निर्यात को कितना US तक बढ़ाना है? तो 7 बिलियन से अधिक करना है। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल किया? तो 24 फसलों को शामिल किया। अगला है कि गन्ने को उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? ध्यान रखिएगा, सीखा जगह आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देती है। और ध्यान रखिएगा, इस समय चीनी की कीमत में भी क्या हो गई है? बढ़ोतरी हो गई है। अगला है कि विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? तो लगभग 45 से 50% लोग कृषि पर निर्भर है। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई-व्यापार मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? ध्यान रखिएगा,
इसमें लगभग 19% है, लेकिन इस ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगाए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, स्टार जो दिए गए, यानी कि आयोग के द्वारा ऑप्शन देने में मिस्टेक हुई है, थोड़ी कुछ ना कुछ गलती हुई है। अगला वर्ष 1965 में इनमें से कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था, कितना? तो धान को। ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखिएगा इसमें भी स्टार दिया है। तो देखिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो ए और सी नहीं आती है, यानी कि तंबाकू और सब्जी फल नहीं आते हैं। अगला धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो ध्यान रखिएगा इसका भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है आयोग को देने में ऑप्शन, इसीलिए यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य 2320 रुपए क्विंटल की मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। रखिएगा 24-25 जारी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से। अगला है कि कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं? देखिएगा ये सभी है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है इसमें शामिल। अगला निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की अगला निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों एक साथ करते हैं वो लोग। अगला है कि हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो जेवर के लिए किया जाता है। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था में मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो कृषि क्षेत्र मेरुदंड कहलाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? हकीका कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि 2014-15 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो 257 मिलियन टन रहा उस समय। अगला वर्ष 2017-18 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी थी? ध्यान रखिएगा ये थी 2795 10,000 टन, आपको ये ध्यान रखना है। अगला है कि कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने किससे स्वच्छ ऊर्जा उपकार को प्रतिस्थापित किया? ध्यान रखिएगा जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से। अगला है कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है जिसमें एक से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, यानी कि 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी सकल देशी उत्पाद वाला देश है। यह देश का कौन सा वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? तो चीन दूसरे स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है कि मूल लेखांकन समीकरण क्या है? ध्यान रखिएगा संपत्ति बराबर होती है देयताएं प्लस शेयर धारकों का हिस्सा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोधक क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र है। अगला है मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जाता है? रखिएगा सभी तीनों लोगों में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि शिक्षा वाले भी, चिकित्सा देख रेख भी और प्रशिक्षक भी, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य किससे है? तो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं को क्षमता में वृद्धि कराने से है। अगला निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियां या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो निजी क्षेत्र में शामिल है। अगला है कि इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसे हम पूंजी लाभ अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट है कि 2017-18 के दौरान भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश निम्नलिखित में से कौन है? तो नीदरलैंड है दोस्तों। अगला है कि 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो YV रेड्डी थे, आपको ध्यान रखना है। अगला भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो पहली आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। अगला है किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य इनमें से कौन सा स्थापित किया गया था? तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं अपने न्यू वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।